Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। ये जो अपडेट है बेसिकली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की डायरेक्टली इस कंपनी की नहीं है, बल्कि इसकी एक पार्ट वोडाफोन ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो वोडाफोन ग्रुप एक मेजर पार्टनर है इसका, तो इसके बारे में भी हम लोगों को पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके फेवर में कुछ कर रही है या इसके अगेंस्ट कर रही है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी इस वीडियो के अंदर क्विकली देख लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया का आज के दिन का कारोबार किस तरीके से गया। गाइस आज की अगर हम बात करें तो आज 8 अक्टूबर को थर्सडे के दिन ओपन हुआ 8.55 पे, जो कि इसका प्रीवियस क्लोज प्राइस भी है, और वहाँ से 8.55 का ही लो बनाता है, यानी लो नहीं बनाता है, और हाई बनाता है 9.20 का। आज के लिए लोअर सर्किट लगा था 7.70 का और अपर सर्किट 9.40 का लगा था। आज क्लोज हुआ 8.95 पे, यानी 40 पैसे ऊपर क्लोज हुआ अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, जिसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 4.68% पॉजिटिव है, ऊपर जंप हुआ। आज टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ एनएसई के ऊपर 254.6 मिलियन, यानी 25 करोड़ 46 लाख 34,696। बीएसई के ऊपर टोटल जो आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ 3 करोड़ 69 लाख 91,258। इतनी ह्यूज क्वांटिटीज़ में आज ट्रेडिंग हुई है दोनों एनएसई और बीएसई दोनों पे। मार्केट कैप बताना चाहूँगा आपको 25,718.17 करोड़ है एनएसई के ऊपर। ओके, तो बाकी के पैरामीटर्स और किसी दूसरे वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोगों को जो खबर है उसको जल्दी से क्विकली देख लेते हैं। बट आगे बढ़ूँ उससे पहले पहली रिक्वेस्ट ये है कि फाइनेंस मार्केट को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्टली मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए बात कुछ ऐसी है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए आपको मैंने बताया था एक वीडियो के थ्रू कि वोडाफोन जो ग्रुप है, वोडाफोन ग्रुप यूके बेस्ड जो कंपनी है, वो मेजर टेलीकॉम जायंट है, आपको पता होगा। तो इंडिया के अंदर आपको मैंने बताया था ना 2007 में एक केस, मतलब एक कंपनी थी हचिसन करके, उसको 11 बिलियन डॉलर में एक्वायर किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी एक्वाइजेशन को लेकर के एक टैक्स में रेट्रोस्पेक्टिव एक अमेंडमेंट किया था, और उस टैक्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हालांकि वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट को उस समय अप्रोच किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन का फेवर लिया था और भारत सरकार को वहाँ झुकना पड़ा था। ठीक है, हाँ, लेकिन फिर भी भारत सरकार जो है उसको चेंज कर देती है, बदल देती है, ताकि वोडाफोन से टैक्स वसूली किया जा सके। तो सेकेंड टाइम जो ये केस वोडाफोन उठाता है 2018 में, और वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट को अप्रोच करता है, जहां से उसको अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको अपडेट किया था, वोडाफोन को जीत मिलती है, वोडाफोन केस को जीत जाता है। गवर्नमेंट ने उसके रिस्पॉन्स में क्या जवाब दिया था कि वो कुछ लीगल केसेस, लीगल ऑप्शंस को अपने काउंसिल के अंदर डिस्कशन करेंगी, जस्टिस मतलब उसके ऊपर डिस्कशन होगा, जांच होगी, और एक लीगल ऑप्शन के जरिए उसका वो रिस्पॉन्स करेंगे। उस अवार्ड का उन्होंने अवार्ड नाम दिया था, जो वोडाफोन की तरफ से दिया गया था कि आपको लीगल कॉस्ट को पे करना पड़ेगा उल्टा वोडाफोन को, ठीक है, क्योंकि उसने जो खर्चा बेयर किया है। तो अब वोडाफोन क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली अप्रोच अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिर से तो नहीं कर सकती है, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया है। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया था, एक प्ली फाइल किया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिवीजन बेंच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियर करना चाहता है कि क्या वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का से मिला हुआ जो अवार्ड है वोडाफोन ग्रुप के टैक्स केसेस में,
क्या वो उसको अब क्या वो उसको चैलेंज करना चाहती है कि नहीं चाहती है, राइट? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने साफ साफ किया था कि जो ये इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट है, ये इंडिया और नीदरलैंड बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो साइन हुई थी उसके फेवर में नहीं है, उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है? तो ये बात बताते हुए वोडाफोन को जीत मिल गई थी। इसी बात की वजह से वोडाफोन जीत गया था केस को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हारना पड़ा था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, उसको लीगली कहीं ना कहीं से जवाब देना चाहती है, जिसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया है, ठीक है? लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच तो किया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। फिर वो डिवीज़न बेंच को अप्रोच किया, तो डिवीज़न बेंच ने क्लैरिफाई करते हुए जवाब चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अपील किया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि ये जो अवार्ड मिला है ये एक दूसरी ट्राइब्यूनल से एक सिंगल जज बेंच के ऑर्डर से का ऑर्डर है, ठीक है? अब यार यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बात मतलब क्या एक सिंगल जज क्या सही जजमेंट नहीं दे सकता? क्या सही जजमेंट निकालने के लिए 10 जज का होना ज़रूरी है? चलो खैर जो भी है, दैट इज़ अनदर मैटर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी सोच हो सकती है, तो इसी सोच के साथ ये दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया, जिसमें डिवीज़न बेंच को बेसिकली अप्रोच किया। तो डिवीज़न जो बेंच है इसको क्लैरिफाई करना चाहता है, इससे क्लैरिफिकेशन मांगना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा 2018 में वोडाफोन ने ये केस को इनिशिएट किया था, सेकेंड आर्बिट्रेशन केस को, ठीक है, इंडिया यूके बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के तहत, जिसको फॉलो करते हुए 2018 में वोडाफोन ने ये प्रोसेस इनिशिएट किया था, ठीक है, जिसमें इसको टैक्स इम्पोज किया गया था, है ना? इन्होंने एक्वाइजेशन किया था हचिसन को 2007 में $11 बिलियन में, ठीक है? इसी के खिलाफ टैक्स को वसूली करने के लिए इन्होंने रूल तक बदल डाला इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट का, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली ठीक है, जो डिवीज़न बेंच है ये जो है साफ साफ कर दिया है, मतलब क्लैरिफाई करो, और इन्होंने एक दूसरे क्लैरिफिकेशन के जरिए जवाब मांगा है। और ये नेक्स्ट जो हियरिंग है इस डिवीज़न बेंच की इसी टॉपिक के ऊपर, वो है 17 नवंबर को। याद रखिएगा ये डेट, 17 नवंबर, ठीक है? ओके। ये जो मैटर है बेसिकली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इसके खिलाफ या इसको लेकर के अपना फाइनल जजमेंट दे दिया था, जो कि हेग में हुआ था, आपको बताया था मैंने। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी भी तसल्ली नहीं मिली है इस बात को लेकर के, तो वो अलग अलग स्टेप्स उठाने की सोच रहा है, लीगल एक्शंस के जरिए इसको बैटल करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी होगा आगे मामला साफ होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल पे भारत की जो इमेज है वो ज़रूर डाउन हुई है। आपको नहीं लगता कोई भी कंपनी जो बाहर की होगी एक बार इंडिया की किसी कंपनी को एक्वायर करने से या पार्टनरशिप करने से डरेगी? क्यों डरेगी? क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे सही इमेज बना के नहीं रखेंगे, लालची आप दिखाओगे अपने आप को, ग्रेडिनेस दिखाओगे, टैक्स जो टैक्स का लॉ है उसमें आप अमेंडमेंट करोगे ताकि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती टैक्स लिया जा सके, तो फिर यार ये एक इमेज डाउन करता है, ठीक है? चाहे आप इंडिया के हो चाहे किसी दूसरी कंट्री के सिस्टम हो। मैं किसी भी गवर्नमेंट को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हालांकि ये जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का इंडिया के अंदर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उस टाइम पे किया गया था, ओके? तो किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम करना मेरा यहाँ पे एम नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। कोई भी हो, आपको एक फेयर एंड ट्रुथ एक गेम खेलनी चाहिए जो कि अगले को भी अच्छा लगे। आप ऐसे गेम करेंगे तो उससे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की इमेज डाउन होगी और भी कोई कंपनी यहाँ पे अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेगी। शायद यही रिज़ल्ट है कि हमारे देश के अंदर उतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं अप्रोच करती हैं जितना कि चाइना के अंदर करती थी वायरस को भेजने से पहले।
वायरस जब से उसने पैदा किया उसके बाद से उसके यहाँ भी थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, लेकिन दैट इज़ अनदर मैटर। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके अंदर जो बताना था आपको मैंने बताया। आई होप यू लाइक्ड इट। इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है 17 नवंबर को है, आपको डेट याद रखनी है, और जो कुछ होगा आपको मैं अपडेट जरूर करूँगा। So this is the end of this video. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up to this video, and if you haven't subscribed, please do so and share this video to your friends to whom you are in contact. See you tomorrow in next video. Till then, take care. Goodbye.